नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज दस्तक आपको देनी है उस महंगाई के खिलाफ जिसे अब मुद्दा मानने से ही मना कर दिया जाता है। क्या महंगाई के मुद्दे को ही मार दिया गया है या फिर जनता ही महंगाई को अपने जीवन का हिस्सा मान बैठी है? प्याज की महंगाई ने दिल्ली की सरकार एक समय पर गिरा दी थी, लेकिन आज वही महंगाई क्या आम लोगों की जिंदगी का न्यू नॉर्मल बन चुकी है या फिर जनता ने महंगाई के साथ जीना सीख लिया है? क्या लोगों की आय इतनी बढ़ गई है कि अब महंगाई का बोझ उठा सकते हैं, या फिर महंगाई उस बंदर के तौर पर हम समझें जिसके बारे में न कोई देखना चाहता है, न सुनना चाहता है, न बोलना चाहता है? महंगाई क्या अब वो लाठी बन चुकी है जिसके पड़ने पर आवाज नहीं होती, या फिर जनता की आवाज ही नहीं सुनी जाती, इसीलिए आज तक महंगाई पर दस्तक देने जनता के बीच पहुंचा? थोक बाजार, रिटेल बाजार तक गया, एक्सपर्ट से बात की, फिर ये रिपोर्ट तैयार की। आप भी देखिए और जिंदगी महंगी कर देने वाली नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज दस्तक देकर उठाइए। 9 साल पहले साल 2012 महंगाई पर जब भारत बंद हो जाता था, साल 2021 थोक महंगाई दर 11 साल के उच्चतम स्तर पर, लेकिन सियासत में सन्नाटा। तो क्या आम आदमी ने घर में घुसी महंगाई की परेशानी को आत्मसात कर लिया है, या फिर महंगाई को अपने जीवन का हिस्सा मानकर खुद ही बीन कर, पछोड़ कर जितना संभव हो अलग करना शुरू करना सीख लिया? रिसर्च कहती है कि भारत में खुदरा महंगाई दर में 1% भी इजाफा हो जाए तो आम आदमी की जिंदगी में 1,53,00,000 करोड़ रुपए की महंगाई का गृह प्रवेश जनता के बजट की सीटी बजा देता है। वाकई महंगाई ने आम लोगों के घर का बजट बिगाड़ा है या फिर नहीं? क्योंकि सड़क पर चलने वाली गाड़ी से लेकर किचन में चढ़ने वाली कढ़ाई तक के तेल की महंगाई पर जब जनता के मन में सवाल है, तब महंगाई कहाँ है वो तो मुंह ढककर सो रही है वाली दलीलें सियासत देती है। सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्की महंगाई है, क्योंकि सरसों के तेल में सरकार ने मिलावट को बंद किया है। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। धूमिल ने कहा था कि लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, बल्कि उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। इसी आधार पर महंगाई का स्वाद सियासत से मत पूछो, उस जनता से पूछो जिसके लिए दाल रोटी खाना मुश्किल है, जिसकी जेब महंगाई से जल रही है। इसीलिए जिस महंगाई के मुद्दे को ही खारिज किया जाने लगा है, उसका सच जानने आज तक संवाददाताओं की टीम 5 राज्यों में पहुंचती है। देश भर में महंगाई आसमान पर पहुंचती नजर आ रही है। कोरोना काल में बढ़ती महंगाई के चलते मध्यम वर्गीय परिवार को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? महंगाई के बढ़ते दौर में मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अपना बजट बनाना और वस्तुओं को लेना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। पिछले कुछ महीनों से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और खाने पीने की चीजें जो हैं वो भी महंगी होती जा रही हैं। देश में लोग घटती कमाई से तो परेशान हैं ही, लेकिन कोरोना के इस काल में बढ़ती महंगाई उनके ऊपर एक तरीके से दोहरी मार मार रही है। महंगाई का मुद्दा मर गया या फिर आम आदमी की जिंदगी में आग लगा रहा है? मुंबई की अक्षिता टीचर हैं। मिडिल क्लास फैमिली घर का बजट बनाने में गुड़ा भाग करती मिलती है। सबसे ज्यादा महंगाई में आग चूंकि खाद्य तेल की कीमत में इजाफे से लगी है। बेसिक चीज ही तो कितने महंगे हो गए, जैसे तेल ही पहले 90 था, अभी 180 हो गया, उसका डबल रेट हो गया है। कहाँ से मतलब हर एक चीज में तेल यूज ही होता है। कहाँ मिलता है, कहाँ सस्ते में मिलता है, कहीं नहीं। क्या खाए और क्या नहीं खाए, मैं इतना ही गवर्नमेंट से बोलती हूँ कि प्लीज कुछ कीजिए। कहाँ अच्छे दिन ला रहे। मई 2020 और जून 2021 के आंकड़े देखें तो पिछले साल 118 रुपए का सरसों का तेल अब 180 रुपए के पार है। 90 रुपए का मिलता रहा वनस्पति तेल 135 रुपए में मिल रहा है। 100 रुपए वाला सोयाबीन ऑयल 153 रुपए का बाजार में बिकता है और 86 रुपए का पिछले साल मिलता पॉम ऑयल अभी 133 रुपए का जनता खरीद रही है। तभी तो भोपाल में संवाददाता रवीशपाल सिंह जब सरोज शर्मा के घर पहुंचे तो वो आलू प्याज की सब्जी काटने की तैयारी करती मिली। कढ़ाई में तेल डालती हैं, सब्जी का स्वाद बाद में मिलेगा, पहले दिल और जेब जल जाते हैं। पहले
महंगाई इतनी ज्यादा नहीं थी तो हम लोगों से पॉसिबल था खर्चे उठाना, सारे काम करना। लेकिन अब इस लॉकडाउन में हर चीज के रेट बढ़ गए हैं, दुगने भाव हो गए हैं हर चीज के। सोयाबीन का तेल पहले 97-98 का आता था, अब 170 का आ रहा है। तो मतलब हर चीज में फर्क पड़ गया है। सरसों का तेल भी बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। तो फिर अक्षता और सरोज शर्मा जैसी महिलाओं को देश में जो महंगाई तेल की परेशान कर रही है, वो मुद्दा क्यों नहीं सरकारों के सामने चिंता बनकर उबलता है? आज तक की रिसर्च टीम ने हमें बताया है कि सीएमआई और इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक 1970 के बाद जब भी महंगाई दर 10% के पार हुई, तब जनता ने सत्ताधारियों को महंगाई का स्वाद सत्ता के सिंहासन से उतारकर चखाया है। लेकिन अब वही महंगाई का मुद्दा चुनावी मार्केट में बहुत तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। CSDS के रिसर्च के मुताबिक 1980 के चुनाव में 25% वोटर्स ने माना था कि महंगाई एक बड़ा इश्यू है। 1996 में 8.3% वोटर की राय में महंगाई बड़ा चुनावी मुद्दा रही। 2009 में भी 8.5% लोगों को महंगाई वोट देने के पैमाने पर बड़ा मुद्दा लगी। 2014 में एक बार फिर वो वक्त आया जब 19% लोगों ने महंगाई के मुद्दे पर वोट देने की राय रखी थी। लेकिन 2019 आते आते पिछले 30 वर्ष के चुनावी इतिहास में महंगाई के मुद्दे ने इतना दम तोड़ा कि सिर्फ 4% जनता के लिए ये इशू रह गया। तो क्या माने कि महंगाई के मुद्दे के मुकाबले ऊंची लकीर सियासत ने दूसरे मसलों की ऐसी खींच दी कि जनता को अपनी जेब पर आया संकट ही कम लगने लगा? या फिर पेट्रोल डीजल के दामों की तरह रोज 4 आने 8 आने की तरह किश्तों में महंगाई की ऐसी आदत डाल दी गई है कि आम आदमी को महंगाई के चाकू से कटने वाली अपनी जेब में दर्द महसूस होना बंद हो गया। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। महंगाई का असर तो उन लोगों पर भी सीधा पड़ रहा है जिन 80 करोड़ भारतीयों को दीपावली तक मुफ्त राशन की बात करके सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, क्योंकि गेहूं, दाल, चावल एक तरफ है, जो सब्जियां होंगी वो तो तेल में ही पकेंगी। तेल महंगा है, रसोई गैस महंगी है, सब्जियां पेट्रोल डीजल की महंगाई के कारण महंगी है। ऐसे में महंगाई का असर आम इंसान पर इसीलिए पड़ता है क्योंकि उसके मासिक खर्च में बड़ी रकम खाद्य पदार्थों पर जाती है। देश में आम इंसान अपनी कमाई का औसत 42% हिस्सा खाद्य पदार्थों पर खर्च करता है। 40% भारतीयों को अपनी आमदनी का 50% हिस्सा खाने पीने पर खर्च करना होता है, जबकि जो बेहद गरीब 10% आबादी होती है उसकी कमाई का 56% हिस्सा खाने पीने के सामान पर खर्च होता है। एक रिसर्च के अनुसार अगर अप्रैल 2020 में महीने में औसत 5,000 रुपए खाद्य पदार्थों पर खर्च होता था, तो अब उसी सामान के लिए 1 साल के भीतर खर्च बढ़कर 5,600 रुपए हो चुका है। फिर भी क्या महंगाई का मुद्दा अब सिर्फ आम इंसान के किचन में सिमट कर रह जाएगा, जो चुनावी राजनीति में जिंदा नहीं हो पाता है? क्या अभी देश में आम आदमी इसी कुकर की तरह है जिसमें महंगाई के प्रेशर से बनी सीटी कुछ देर के लिए उठती है, प्रेशर रिलीज होते ही जनता महंगाई के दर्द को भूल जाती है? दिल्ली में संवाददाता सुशांत मेहरा एक गृहिणी शालिनी अरोड़ा के घर पहुंचे, जिनकी जिंदगी में दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ वाला गीत भी अब महंगे सुर छेड़ता है। हालत यह कि दाल रोटी के जुगाड़ में आम आदमी के घर का बजट डामाडोल हुआ जा रहा है। दाल है वो कोई भी 150 से कम की नहीं है। जो बजट हमारा 23-24 हजार तक होता था, आज वो 35 हजार तक पहुंच गया है। बाजार में दाल के दाम कैसे और कितने हो गए, महंगाई शास्त्र की जानकारी आपसे साझा करें उससे पहले संवाददाता पंकज उपाध्याय के साथ मुंबई के मिडिल क्लास परिवार के पास चलते हैं, जो उस मुफ्त राशन लेने वाली आबादी में नहीं आता जिन्हें दिवाली तक मुफ्त राशन का भाषण दिया जा चुका है। ये दादर का शुक्ला परिवार है जो अभी सास बहू और महंगाई के सस्पेंस में जी रहा है। जिस तरह आम आदमी महंगी सब्जी खरीदकर मुफ्त में भैया थोड़ा धनिया दे दीजिए बोलकर खुद को महंगाई पर सांत्वना देता आया है, अब तो शुक्ला परिवार जैसे आम लोग भी किसी तरह खुद को महंगाई के किचन में ढांढस भी नहीं बंधा पाते। दाल लेने जाओ, तेल लेने जाओ, नमक लेने जाओ, सब सोच सोच के सामान लेना पड़ता है कि कितना सामान लो, कितने में हो जाएगा। 1000 रुपया लेके जाओ, 2-3 सामान आता है उसमें। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 1 साल के भीतर चना दाल के दाम में 34% का जंप आया और अरहर दाल में 22% की महंगाई वाला उछाल, जिसने उन परिवारों की जिंदगी में ये मुंह मसूर की दाल जैसे मुहावरे बोलना भी कठिन कर दिया जो रिटायर्ड है, पेंशन के सहारे हैं। बच्चे लोगों को बोलना पड़ता है, आज ये नहीं करेंगे हम कल करेंगे,
क्योंकि ये बोलने से हमें तकलीफ होती है, दुख होता है कि हम किस तरह से जिएंगे। ऐसा जीना बहुत मुश्किल हो गया है। दाल और दूसरी रोजमर्रा की चीजें क्यों महंगी हुई, इसका कोई रिश्ता क्या पेट्रोल डीजल की महंगाई से भी है? ये जानने के लिए पटना के थोक बाजार में संवाददाता रोहित सिंह पहुंचे। एमपी से भी माल बहुत कम आ रहा था और आ भी रहा था तो भाड़ा अधिक लग के आ रहा था। जैसे जहाँ का भाड़ा 14,000 था वो जस्ट डबल हो गया भाड़ा, तो भाड़ा उस पर भी बैठ गया, तो उसके कारण 4-5 रुपए केजी का अंतर पड़ गया, प्लस 4-5 रुपए केजी और कुछ में तेजी हो गया आपका। ट्रांसपोर्टिंग में खर्च बढ़ने के कारण डीजल बढ़ा हुआ है सर, तो डीजल बढ़ने से ट्रांसपोर्टिंग पर भी असर पड़ा है सर। वो बोला ना ये कि पहले 14,000 वो भाड़ा लगता था, जस्ट डबल हो गया, ये सही बात है सर। महंगाई जो बढ़ी है तेल और पेट्रोल और डीजल की, उससे भी फर्क पड़ा है सर। अब पेट्रोल डीजल पर सरकारी टैक्स वाली वसूली का मुद्दा उठाएंगे तो जवाब मंत्री और नेता देंगे कि इसी पैसे से विकास होना है। लेकिन महंगाई के विकास का हल कैसे होगा, वो भी तब जबकि 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय 8,637 रुपए घटी है। आंकड़े कहते हैं कि इस साल देश की 97% आबादी की आमदनी में गिरावट आई है। तो सुनना जरूरी है बात उस आम आदमी की जिसकी जेब अब महीने का चावल, आटा, दाल, चीनी, मसाले जैसे राशन लाने की लिस्ट बनाते वक्त कांपने लगती है। ये लखनऊ के शिक्षक मुकेश उपाध्याय का परिवार है। संवाददाता अभिषेक मिश्रा यहाँ पहुँचे ये जानने की आखिर क्या महंगाई का मुद्दा अब जनता के लिए नहीं रहा या फिर बोलना ही आम आदमी ने बंद कर दिया है। पत्नी मंजरी तुरंत बोल पड़ी। खुले हाथों से काम नहीं कर सकते। अभी नॉर्मली तौर पर आप देखिए कि तेल जो अपने ही देश में उगती है, सरसों, तो हमें तो वो तो कम से कम सस्ता मिलना चाहिए। बाहर से चीजें आती हैं, ठीक है, समझते हैं हम कि बाहर से आती हैं, लागत लगती है उनको लाने में, पहुंचाने में, पर अपने देश में जो चीजें हैं उनको तो सस्ता किया ही जा सकता है। पत्नियां खुले हाथ से खर्च नहीं कर पा रही और पति अब घर चलाएं, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएं के बीच महंगाई का मंथन करते हुए अपनी ही सेविंग को दांव पर लगाने के लिए मजबूर हो गए। जो हम भविष्य के लिए सेविंग करना सोचते थे वो सेविंग बंद हो गई एकदम। काम तो हमारा करना ही, हमें चलाना भी पड़ेगा, लेकिन जो हमारी सेविंग थी वो एकदम जीरो हो गई, नील हो गई एकदम। महंगाई से क्या आम आदमी अब इस दशा में पहुंच गया है कि उसने महंगाई को महसूस करना, आवाज उठाना, सवाल करना, इलाज पूछना ही बंद कर दिया? क्योंकि एसबीआई की रिसर्च के मुताबिक जिंदगी आसान करने वाले उत्पादों और सेवाओं पर लोगों का खर्च पिछले 6 महीने में करीब 60% घट गया। दावा है कि इसके पीछे पेट्रोल डीजल के दामों में आई महंगाई है। इसका मतलब यही हुआ कि आम आदमी ने मजबूरी का नाम महंगाई अब मान लिया। जनता ने अपनी जरूरी आवश्यकताओं को घटाकर महंगाई को इस तरह से एडजस्ट कर लिया कि अब महंगाई दर 11 साल के उच्च स्तर पर भी पहुंच जाए तो चर्चा नहीं होती। पहले महंगाई के नाम पर भारत बंद हो जाया करते थे। पटना से रोहित सिंह और लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। बिरसा मुंडा यानी देश में जनजातियों के वो भगवान जिन्हें सियासत ने खूब पूजा जब वोट जनजातियों के चाहिए होते थे। देश की आजादी में अंग्रेजों से लड़ते हुए जो बिरसा मुंडा सिर्फ 24 साल की उम्र में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनके परिजनों को क्या आदिवासियों का वोट लेने वाली राजनीति ने भुला दिया? आज बिरसा मुंडा का 121वां शहादत दिवस है और तब बिरसा मुंडा के वंशज योग्यता अनुसार रोजगार पाने के लिए दस्तक देते हैं। बिरसा मुंडा के वंशज आज भी सम्मानजनक जीवन जीने के लिए तरस रहे हैं। महापुरुषों को अपने लिए इस्तेमाल करके भूल जाने वाली सियासत पर दस्तक दीजिए। संवाददाता सत्यजीत कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। एक गरीब आदिवासी बिरसा मुंडा, देश की आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, जिन्होंने आजाद भारत के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया। वो बिरसा मुंडा जिन्हें भगवान का दर्जा देकर राजनेताओं ने चुनावी वक्त पर पूजा। वो बिरसा मुंडा जिन्हें याद करके जनजातियों का वोट अपनी झोली में नेताओं ने बटोर लिया। उन्हीं बिरसा मुंडा का जब 9 जून को 121वां शहादत दिवस आया तो झारखंड के खूंटी में बिरसा के गांव में माला चढ़ाने की सरकारी रस्म अदायगी तो हो गई, फोटो खिंच गई, कल अखबारों में छप भी जाएगा कि सरकार ने बिरसा मुंडा को याद कर लिया। लेकिन देखिए, झारखंड में राजधानी रांची से 80 किलोमीटर दूर खूंटी में बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू में पड़पोते कानू मुंडा को, जो पीजी करने के बावजूद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में सरकारी ऑफिस में पानी पिलाते हैं, पड़पोती जॉनी मुंडा अपना और अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए सब्जी बेचने का काम बाजार में करती हैं, और बिरसा मुंडा के पोते सुखराम मुंडा 82 साल की उम्र में आज भी खेतों में काम करके
अपना जीवन गुजारते हैं। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं। राज्य गठन को भी 2000 से अगर हम जोड़ें तो 21 साल होने को आए। इस बीच कई सरकारें आई, चली गई। नेता आते हैं, वो भी सब्जबाग दिखाते हैं, अपना काम बनाते हैं, माइलेज लेते हैं, वापस चले जाते हैं। नहीं बदलती है तो इनकी तस्वीर और तकदीर। तो क्या महापुरुषों को याद करने का काम सिर्फ वोट लेने के लिए होता है? अगर नहीं तो फिर जिन बिरसा को याद करके जनजातियों के नाम पर आंसू सियासत बहाती रही, उसी ने ट्राइबल लैंग्वेज में पीजी पास बिरसा मुंडा के पड़पोते को चपरासी के काम पर अब तक क्यों रखा है? आश्वासन जब योनी हमको दिया जा रहा था उससे हम मांग किए, सर देखिए हम पढ़े लिखे हैं, मेरा क्वालिफाई है, तो कम से कम तृतीय वर्ग में क्या चीज में पीजी है बताइए? मुंडारी से टीआरएल में ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज जो होता है उसमें आपने पीजी किया हुआ है, तो आप चाहते तो पढ़ा सकते थे। क्या चाहते थे आप? नौकरी किस तरह का चाहते हैं? हम कम से कम सरकार से हम यही चाहेंगे कि कम से कम तृतीय वर्ग में कम से कम भगवान बिरसा मुंडा को जब सम्मान दिया जा रहा है तो सम्मानजनक एक पद भी चाहिए, लेकिन वो चीज नहीं हो पाया अभी तक। हमारे ही देश में जहां वंशवाद की राजनीति में बेटा पोता पोती सब सांसद विधायक तक बन जाते हैं, वहां बिरसा मुंडा की पड़पोती जॉनी मुंडा जो जमीन पर स्टोर किए गए प्याज संभालती आपको दिख रही हैं। देश की आजादी के लिए जान गंवाने वाले आदिवासियों के भगवान की पड़पोती सब्जी बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाती हैं। खर्च के लिए क्या करती हैं? सब्जी अब्जी भी बेचती हैं? बेचते हैं। कहाँ सब्जी बेचते हैं? साइको बाजार, खूंटी भी ले जाते हैं। खूंटी ले जाते हैं और साइको बाजार। तो क्या क्या बेचती हैं? सब्जी क्या क्या होता है? क्या हम लोग बंद गोभी और फूल गोभी टमाटर सब रोपे थे, अभी तो खत्म हो गया है। फिर से लगाए हैं बैगन सब हुआ। जिस देश में प्रधान भी एक आदमी बन जाए तो 4 पहिया गाड़ी 1 साल के भीतर घर आ जाती है, वहीं बिरसा मुंडा के घर के लोगों को अब भी पानी के लिए तरसना पड़ता है। पानी भरकर लाना एक चुनौती होता है। तो देश के लिए जिस जल जंगल जमीन के लिए बिरसा मुंडा लड़े, सत्ता ने क्यों उन्हीं के वंशजों को रोजगार और पानी के लिए तरसा रखा है? बहुत लंबे समय से इलाकों में पेयजल की समस्या है। इसके लिए बृहद पेयजल आपूर्ति के लिए डीपीआर तैयार करके पेयजल एवं स्वच्छता विभाग पास जमा है। वहां से जैसे ही सैंक्शन हो जाएगा उस पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। कर देंगे और दे रहे हैं कि ये नौबत ही क्यों आई? सच्चाई यही है कि अगर बिरसा मुंडा के घर वालों को सम्मान की नौकरी और सम्मान से जीने के लिए सियासत तरसा सकती है, तो फिर जरूरी है कि दस्तक दी जाए, ताकि महापुरुषों के नाम पर सिर्फ छुट्टियों का ऐलान करने वाली राजनीति को अपना राजधर्म याद रहे। सत्यजीत कुमार, खूंटी, आज तक। महापुरुष हो या धर्म के आधार पर आबादी, राजनीति इनका अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करती है। मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत देश में लंबे समय तक हुई। नतीजा एक बड़े वर्ग में शिक्षा का अभाव बना रहा। वही अशिक्षा जिंदगी बचाने के लिए जरूरी वैक्सीन पर भ्रम का शिकार बना देती। गुजरात के ऐसे कई इलाके जहां कोरोना रक्षक टीके लगवाने से मुस्लिम नागरिक बच रहे हैं। ऐसा क्यों है? गोपी घांघर की ये रिपोर्ट देखिए। नहीं, क्यों नहीं लिया? अब पता नहीं, उसका भी नेगेटिव पॉइंट ज्यादा सुनने में आ रहा है, इसलिए नहीं लिया अभी। मतलब क्या सुना आपने? कि वैक्सीन लेने से मतलब आगे इन फ्यूचर में प्रॉब्लम होने का डर, मतलब क्या कुछ भी बहुत सारी XYZ बहुत सारी चीजें सुनने में आ रही है। क्या चीजें सुनने में आती है? क्या वजह है कि आपने नहीं लिया है? और अदर कुछ दूसरी प्रॉब्लम होने का डर है कि कुछ और बीमारी हो जाएगी इससे इन फ्यूचर, मतलब स्टेमिना नहीं रहेगा बाद में, ये सब चीजें हैं। जिस टीके को लेने के लिए देश में लोग तरस रहे हैं, जिस वैक्सीन को लोग दूसरे शहरों में जाकर लगवा रहे हैं, उस कोरोना वैक्सीन को अहमदाबाद के इस मुस्लिम बहुल इलाके के ये लोग छूने को भी तैयार नहीं। यहाँ वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में इतनी शंका है कि जिंदगी बचाने वाली वैक्सीन को इन्होंने बीमारी से जोड़ दिया। वैक्सीन लिया आपने? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया आपने वैक्सीन? अब तक क्यों नहीं लिया? नहीं, मतलब क्या करेंगे लेके, ऐसा कुछ भी नहीं है ही नहीं, तो फिर क्या लेने का। लेकिन कोरोना होता है, जान जाती है, इतने लोग मरते हैं, फिर भी आप वैक्सीन क्यों नहीं ले रही हैं? नहीं, अल्लाह की जात पे भरोसा है हमारे को, कुछ भी ना हो। लेकिन सरकार कह रही है वैक्सीन लीजिए, सुरक्षित रहेंगे आप। अल्लाह रखेगा सुरक्षित। आस्था से शक्ति मिल सकती है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं जान तो वैक्सीन ही बचाएगी। फिर ये सारे लोग क्यों नहीं समझना चाहते? बस हमको नहीं लेना तो नहीं लिया। क्यों लेना क्यों नहीं है? नहीं लेना, ऐसे ही डर लगती है तो नहीं लिया। लेकिन डर किस बात का है आपको?
किस बात का भी नहीं है, वो तकलीफ होती है। कोई बोलता है कि वैक्सीन लेवे तो भी हो जाता है, नहीं लेवे तो भी हो जाता है, इसके लिए नहीं लेना ही नहीं अच्छा, नहीं लेंगे तो अच्छा रहेगा। सरकार कहेगी तब भी नहीं लेंगी, सरकार कह रहे है सुरक्षित है वैक्सीन, कोरोना नहीं होता है। अब कोई कहता है कि डुप्लीकेट आता है, कोई कहता है कि ऐसा आता है, नहीं लेना तो नहीं लेना। कहने की जरूरत नहीं कि वैक्सीन को लेकर ये गलतफहमी इन लोगों को कभी भी भारी मुसीबत में डाल सकती है, क्योंकि पूरे इलाके में कोविड से जुड़े हर नियम का उल्लंघन हो रहा है। कोरोना इस इलाके को अड्डा न बना ले, इसका बीड़ा एक मुस्लिम स्वयंसेवी संगठन ने खुद उठाया, जो इन्हें न सिर्फ जागरूक कर रहा है बल्कि दूसरी लहर की तबाही याद दिलाकर टीका लगाने के लिए इनकी आंखें भी खोल रहा है। नहीं मिलता, हमको हर चीज की परेशानी होती, तो हम लोग थोड़ा जागृति अभियान के, तो हम लोगों का डर टूटे, लोगों में निर्भयता आवे कि हमारी सुरक्षा करें, हमारे बच्चों की, हमारे घर की, हम लोगों को अच्छा महसूस हो गए, आने वाले समय में कोरोना ना हो और अच्छे ढंग से कामगिरी दिखे, इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। शहर काजी ने डिक्लेयर करेला है अपने मुसलमानों में कि ये वैक्सीन हम ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें इस्लाम प्रतिबंध रखता है। अच्छी बात यह है कि जागरूकता की ऐसी कोशिश देश भर में हो रही है, जिसका धीरे धीरे असर भी देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद के जूहपुरा के इलाके में भी हालात इससे अलग नहीं है। कोरोना से बचाव का एक ही जरिया है और वो है वैक्सीन। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के जुआपुरा इलाके में, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ पे अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो 8 से 10% की जितनी वैक्सीनेशन यहाँ पे इस पूरे इलाके में हुई है, और ये मुस्लिम बहुल इलाका है जहाँ पे अब जो स्थानीय लोग हैं उनके जरिए लोगों को समझाया जा रहा है कि वैक्सीन क्यों लेना जरूरी है। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं वो वैक्सीन लेने के का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लेने से डर लगता है, या वैक्सीन लेने के बावजूद भी अगर कोरोना होता है तो मौत तो होती है। लेकिन ये जो गलत मान्यता है उसको दूर करने के लिए यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो पहुंचे हुए। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, जुआपुरा, आज तक। मुंबई में मॉनसून ने आज एक दिन पहले ही दस्तक दे दी। आज वहां जमकर बरसात हुई। नतीजा ये हुआ कि हर साल की तरह मुंबई में जगह जगह सड़कें पानी में डूब गई, मानो पूरी मुंबई ही उफनने लगी। इस तरह जो बारिश राहत है उसे मुंबई में इस बार भी आफत बना दिया। सवाल है कि ऐसा क्यों है? जिस बीएमसी का बजट मेघालय और गोवा जैसे राज्यों से बड़ा है, वहां हर साल मॉनसून में यह सब क्यों होता है? इसीलिए आज आपको मुंबई में बारिश को आफत बनाने वालों के खिलाफ दस्तक देनी है, ताकि अगले साल मुंबई के लोगों को यह सब न झेलना पड़े। मुंबई में मॉनसून ने एक दिन पहले दस्तक दी और देश की आर्थिक राजधानी की सूरत बिगड़ गई। वैसे सच्चाई ये है कि अगर मुंबई में बारिश एक दिन बाद भी आई होती तो कुछ भी नहीं बदलता, क्योंकि तब भी मुंबई की बारिश बीएमसी के दावों की पोल खोल देती, उसके दावों को हर साल की तरह बहा ले जाती। दुनिया भर के बड़े शहरों को मॉनसून और भी ज्यादा साफ सुथरा बना देता है, लेकिन मुंबई के साथ उल्टा है। यहाँ पर बीएमसी की मेहरबानी से माया नगरी पहचान में ही नहीं आती, तभी तो हर साल की यही कहानी। लोग इस सच को कबूल करके जीना सीख गए हैं। ये रहा उसका सबूत। मुंबई में मेहनत मजदूरी करके सरकार को दुनिया भर के टैक्स भरने वाले मुंबई वासी बारिश के मौसम में रहना सीख गए, क्योंकि इनके लिए मौसम की दस्तक का मतलब घर में गंदा पानी भरना, फ्रिज, कुर्सी, मेज और हर उस सामान का डूब जाना है जिसे जुटाने के लिए इन्होंने दिन रात साल भर मेहनत की, पाई पाई जोड़ी, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हालात को स्वीकार कर चुके हैं। इसीलिए घर में चारों तरफ पानी भरने पर भी बेफिक्र है। मुंबई में ये हर साल का है। अब मीठी नदी को देखिए, जो मानसून की पहली बारिश में ही उफन गई। नतीजे के तौर पर आसपास बने घरों के ग्राउंड फ्लोर डूब गए। लोग मानसून के महीने में बेघर हो गए। यहाँ सुबह से बारिश हो रही है, इस कारण मीठी नदी भर गई है और उस वजह से ना बिल्डिंग में पानी आता है। क्या ये हमेशा का यहाँ पे पानी भर रहता है? हमेशा आता है। कितना पानी भरता है बिल्डिंग यहाँ पे? ग्राउंड फ्लोर तक आ जाता है। पूरा ग्राउंड फ्लोर भर जाता है? हाँ, आधा भर जाता है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको कहाँ पे भेजा जाता है? वो अपना सेटलमेंट ऊपर ही करते, ऊपर ही जाते। मुंबई में जनता की बेबसी से भरी एक और तस्वीर देखिए, जिसमें लोग कोरोना और बारिश दोनों के खतरों के बीच न सिर्फ घर से निकलते हैं बल्कि काम पर जा रहे हैं। लेकिन बारिश ने
सड़कों को नदी बना दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोपहिया गाड़ियों वाले पैदल हो गए। ये देखिए 2 स्कूटी सवार और एक बाइक सवार कैसे इस बारिश और सड़कों पर भरे पानी के बीच अपनी ही गाड़ियों को खींचने को मजबूर हैं। इस एक सड़क पर 1-2 नहीं बल्कि 8 दोपहिया वाहन चलाने वाले पैदल हो जाते हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि सड़कों से पानी निकालने के इंतजाम एक बार फिर नाकाफी साबित हुए। हर साल मुंबई में सड़कों की नालियों को साफ किया जाता है और हर साल ये शहर ताल तलैया बन जाता है। बीएमसी की न जाने एक ऐसी माया है कि हर साल मानसून की तैयारियों पर करोड़ों रुपए बहाने पर भी मुंबई की सूरत बदलने में न जाने कौन सी कसर बाकी रह जाती है कि हर बार यही होता है। मुंबई का ये हाल तब है जब बारिश और हाई टाइड का संगम नहीं हुआ। अगर कहीं ये मिल जाते तो मुंबई शहर की मुसीबतें कई गुना बढ़ जाती। ऐसा नहीं है कि स्थानीय प्रशासन को बारिश की जानकारी नहीं थी। बीएमसी ने शहर के बड़े नालों को पूरी तरह से साफ करने का दावा किया, लेकिन पहली ही बारिश ने बता दिया कि बीएमसी ने कितना काम किया और कितना नहीं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सीजन की पहली बारिश में ही मुंबई की हालत खराब होने को लेकर बीएमसी पर निशाना साधा। निरुपम ने अपने ट्वीट में लिखा, मुंबई बारिश की आगोश में है, हर तरफ अंधेरा। अंधेरी सबवे ने मिलन सबवे को पछाड़ दिया है। किंग सर्कल और माटुंगा तैर रहे हैं। बीएमसी ने 100 करोड़ खर्च करके पता नहीं कहां का नाला साफ किया। पहले दिन ये हाल। महाराष्ट्र में इस वक्त शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार है। वहीं बीएमसी में शिवसेना की मेयर है। ऐसे में जब पहली बारिश ने हर साल की तरह बीएमसी की पोल खोली तो मुंबई के बुरे हालात को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बीएमसी हेडक्वार्टर पहुंच गए। हम इस वक्त मौजूद हैं बीएमसी के डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम में। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरे शहर के जो इलाके हैं, खासकर लो लाइंग इलाके जहाँ पर वाटर लॉगिंग हुई है, उसे मॉनिटर किया जाता है राउंड द क्लॉक। बीएमसी और अन्य एजेंसियां सज्ज हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं। आज दोपहर चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने भी बीएमसी हेडक्वार्टर्स विजिट किया और वो अफसरों से, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के अफसरों से और अन्य अधिकारियों से यहाँ पर उन्होंने भेंट भी की। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से बीएमसी को तैयारी करने के आदेश दिए जाने की बातें हुई थी, मगर नतीजा ढाक के 3 पात ही निकला। लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर अब भी अपनी पीठ ठोकते हैं और रिकॉर्ड बनाने का दावा करते हैं। हमने पिछले अक्टूबर से एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है हिंद माता के लिए, जो 140 करोड़ रुपए का है। उसके अंतर्गत हमने वहाँ पे स्वर्गीय जो प्रमोद महाजन गार्डन है या सेंट रिवर गार्डन है, वहाँ हमने बड़े अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए हैं 140 करोड़ का प्रोजेक्ट में, जो 1.5 किलोमीटर दूर है हिंद माता से। जहाँ हमारा प्लान है कि हम प्रेशराइज पंपों से हम सारा पानी वहाँ डाइवर्ट किया करेंगे और वहाँ पे बिल्कुल भी हम वाटर लॉगिंग उन्होंने देंगे। वो प्रोजेक्ट हमने एक ऑन अ रिकॉर्ड टाइम 5 महीने में 140 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने पूरा किया है। मुंबई में कौन सा रिकॉर्ड बना है, इसका सच तो सारा देश देख रहा है। लेकिन असल चिंता की बात यह है कि मानसून को लेकर आधी अधूरी तैयारी वाले मुंबई में अगले 5 दिन बहुत भारी हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यानी अगले 5 दिन मुंबई में जोरदार बारिश होने वाली है। हम इसके लिए वार्निंग जारी रखे हैं। अभी नेक्स्ट 5 डेज के लिए आप देखें तो ये जो मुंबई और एडजनिंग एरिया है वहाँ हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होगा और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो सकता है। मुंबई के आम लोग पहले कोरोना की वजह से रोजी रोटी के लिए तरसते रहे, लेकिन मुंबई की इस हालत ने उनकी मुश्किलों को एक बार फिर बढ़ा दिया है, क्योंकि अगर मुंबई में बारिश के बावजूद गाड़ियां दौड़ रही होती, लोग काम पर आसानी से पहुंच पाते, तो आम आदमी की उम्मीदें इस तरह धराशायी नहीं होती। विद्या और मुस्तफा शेख के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। मुंबई में यह हर साल होता है। हर साल लोग बारिश के मौसम में यही सब कुछ सहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसकी वजह पैसे की कमी है? जवाब है नहीं, क्योंकि बीएमसी का बजट तेजी से बढ़ रहा है। 2016-17 में बीएमसी का बजट 37,052 करोड़ था। 2017-18 में ये 25,141 करोड़, तो साल 2018-19 में ये बढ़कर 27,258 करोड़ हो गया।
अब 2019-20 में ये फिर बढ़ा और 30,690 करोड़ पर पहुंच गया। 2020-21 में तो ये 33,441 करोड़ रुपए हो गया। यानी पैसे की कमी तो इसकी वजह है ही नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब बीएमसी मालामाल है तो फिर मुंबई बेहाल क्यों है? इस सवाल को लेकर हमारी रिसर्च टीम ने जो आंकड़ा दिया है वो बहुत चौंकाता है, क्योंकि 33,000 करोड़ रुपए बजट वाली बीएमसी सड़कों की मरम्मत पर सिर्फ 1,600 करोड़ रुपए खर्च करती है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर 1,339.94 करोड़ रुपए, मीठी नदी के चौड़ीकरण पर सिर्फ 280 करोड़ खर्च करने का बजट है। लेकिन 33,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट का 45% सैलरी और दूसरे कामों पर खर्च कर दिया जाता है। यानी 33,000 करोड़ रुपए में से 14,000 करोड़ के करीब सैलरी जैसे प्रशासनिक कामों पर खर्च हो जाते हैं। अब सोचिए, जब बजट का इतना बड़ा हिस्सा पहले ही निकल जाएगा तो फिर बाकी चीजों के लिए पैसा कहां बचेगा? मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल की पटरियां पहली ही बारिश में खो गई। जो रफ्तार मुंबई की पहचान है उसे बारिश ने आसानी से थाम दिया। मुंबई की बड़ी और चौड़ी सड़कें नदी तालाब में तब्दील हो गईं। ये अंधेरी सबवे है जहां पर पानी की रफ्तार बता रही है कि बारिश ने मुंबई का क्या हाल किया है। ये पानी ऐसे बह रहा है मानो कोई नदी हो। पैदल चलने वाला छोड़िए, इसमें गाड़ी में बैठा भी सुरक्षित रह पाएगा, कहा नहीं जा सकता। इसीलिए स्थानीय प्रशासन की टीम जैसे ही यहाँ पहुंची, उसने सबसे पहले बैरिकेडिंग लगाना शुरू किया ताकि कोई गाड़ी वाला भूल से भी आगे न जा सके। ये देखिए कैसे गाड़ियों को बाकायदा रोका जा रहा है। इस वक्त हम मुंबई के अंधेरी सबवे के इलाके में हैं। सवेरे 7 बजे से जो लगातार बरसात शुरू हुई है उसकी वजह से मुंबई के जो लो लाइंग इलाके हैं, जैसे कि अंधेरी सबवे का ये इलाका आप देख लीजिए, यहाँ पर बारिश का पानी जो जल जमाव है वो इस तरह से हुआ है कि सबवे सारे बंद हो गए हैं। यहाँ आप देख लीजिए टोवे गाड़ियां लगाई गई हैं, लाइफ जैकेट्स रखे गए हैं, क्योंकि लोगों को बोलने के बावजूद लोग इस गहरे पानी में जो तेज रफ्तार है, आप समझ लीजिए यहाँ पे लगी नहीं रहा कि सड़क है, कहीं पर भी तेज रफ्तार पानी बह रहा है और इसमें भी लोग फिर भी ना समझी किस तहत ही सही, लेकिन इससे जूझते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि प्रशासन अपनी तरफ से प्रिकॉशन लेते हुए इन रास्तों को बंद कर दिया गया है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही मुंबई में रहने वालों की मानो मुसीबत आ जाती है। उनका घर से निकलना दूभर हो जाता है। अब हिंद माता का हाल देखिए, जहाँ पर सड़क पर इतना पानी भरा है कि सड़क खोजना असंभव है। इस वक्त मुंबई के हिंद माता इलाके के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ऑफिशियली मॉनसून अराइवल मुंबई में हो चुका है और पहले ही दिन काफी ज्यादा बारिश होने की वजह से जो लो लाइंग एरियाज है वहां पर पानी भरता दिख रहा है। और ये हिंद माता इलाका है और ऐसे साइन और बाकी के इलाकों में भी पानी भरा है, जिससे ट्रैफिक का मूवमेंट है वो काफी स्लो हो। ये उस शहर का हाल है जिसके बीएमसी का बजट 39,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बावजूद मुंबई में पहले ही बारिश में गाड़ियां ऐसे रेंग रही हैं मानो किसी ने उनकी रफ्तार ही कम कर दी हो। लेकिन मुंबई की बारिश में कई बदकिस्मत ऐसे भी रहे जिनकी गाड़ियों ने इस अव्यवस्था के आगे घुटने टेक दिए और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इस बाइक सवार को देखिए जिसकी बाइक पर जिसे इसे खींचना पड़ रहा है। जब बड़ी बड़ी गाड़ियां चलने से इनकार कर रही हो तब मुंबई की सड़कों पर चलना किसी खतरनाक मिशन पर जाने से कम नहीं है, क्योंकि सड़क तो दिख नहीं रही, न जाने कब कहां गड्ढा आ जाए। इसीलिए लोग अपनों के सहारे ही हैं। हिंद माता की एक और तस्वीर देखिए। बस स्टॉप के दोनों ओर का हिस्सा पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। आसपास की दुकानों की सीढ़ियां पानी में गायब हो गई हैं। अब आपको मुंबई के साइन ले चलते हैं, जिसका हाल भी बाकी इलाकों से अलग नहीं है। यहाँ पर बारिश गाड़ियों को डुबोने पर आमादा है, लेकिन लोगों की मजबूरी ऐसी है कितने खराब हालत में उन्हें सड़क पर निकलना पड़ रहा है। साइन इलाके में तो लगता है कि अगर बारिश नहीं रुकी तो आसपास खड़ी गाड़ियां कभी भी
पानी में डूब सकती हैं। लेकिन ये मुंबई, जहां मानसून में ऐसी हालत होना हर साल की घटना बन गई, इसीलिए बच्चे हो या बड़े इन मुश्किलों भरे हालात में परेशान नहीं होते। बीएमसी का कहना है कि उसने इस बार मानसून को लेकर खास तैयारी की, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर सड़कों के बीचों बीच ये फव्वारा कैसे फूट गया, इसका जवाब मिलना भी बाकी है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में भले सड़कों पर पानी भरा हो, लेकिन मानसून ने लोगों को गर्मी से राहत दिला दी है। मुंबई की तस्वीरें देखकर दिल्ली वाले भी यही सोच रहे हैं कि उनके यहाँ कब ऐसी बारिश होगी ताकि गर्मी की वजह से उन्हें काम पर बाहर निकलने में डर न लगे। चिलचिलाती हुई धूप, तेज बढ़ते हुए तापमान और राजधानी दिल्ली में पारा 40 के पार है, जिसे 43 के पार होने की आशंका है। ऐसे में लोग पसीने से तरबतर हैं और जो तपिश है वो बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। बहुत गर्मी पड़ रही है, हाँ मुंबई में तो बारिश हो रही है, तो गर्मी को कैसे झेल रहे हैं आप? अरे बाबा, बहुत मुश्किल से झेल रहे हैं, बहुत ज्यादा पड़ रही है। हर दिल्ली वाला भले ही आसमान से बारिश की बूंदों का इंतजार कर रहा हो, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल दिल्ली वालों की यह ख्वाहिश पूरी होना मुमकिन नहीं है। उसके मुताबिक आने वाले दिनों में जमकर गर्मी पड़ेगी और पारा 43 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है। देखिए, जो तापमान बढ़ने की मुख्य वजह हमारे पास जो हवाएं हैं वो राजस्थान और कह सकते हैं कि हरियाणा की साइड से आ रही हैं, जो कि गर्म हवाएं हैं। साथ ही साथ देखेंगे कि जो आसमान हमारे पास क्लियर है, कोई क्लाउड नहीं है, तो सन की लाइट मिल रही है। इस वजह से थोड़ा सा तापमान हमारे पास बढ़ा हुआ है और देखेंगे कि तापमान कल 41.7 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था, जो थोड़ा सा आज भी बढ़ सकता है हमारे पास। और जो आपका ह्यूमिडिटी बढ़ने से हमारे पास अनकंफर्टेबलनेस मुख्यतः ज़्यादा बढ़ गया है और ह्यूमिडिटी बढ़ने की जो वजह है हमारे पास पूर्वी हवाएं हमारे पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुँच रही हैं, जो कि नमी लेके आ रही हैं। दिल्ली वालों के लिए राहत की बात यह है कि शनिवार से पारा नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। यही नहीं, अगले सोमवार यानी 14 जून को अधिकतम तापमान नीचे गिरकर 34 डिग्री सेल्सियस आ सकता है। इस दौरान राजधानी में बारिश होने से लोगों को गर्मी के प्रकोप से राहत मिलेगी और 12 और 13 जून को गरज के साथ छींटे पड़ने का भी अनुमान है। इस बार मानसून जिस तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि दिल्ली में तय वक्त से पहले ही बारिश शुरू हो जाएगी। आमतौर पर दिल्ली में मानसून 27 जून के आसपास दाखिल होता है, लेकिन इस बार इसके 13-14 जून तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। यानी दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिलने में ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। मुंबई से विद्या और मुस्तफा शेख के साथ दिल्ली से कुमार कुणाल की रिपोर्ट। आप देखते रहिए दस्तक।